में इस युद्ध की भर्त्सना होती है, इस युद्ध के खिलाफ बातें होती हैं और कहा जाता है, इसमें जर्मनी का बयान आता है, इसमें यूके का बयान आता है, इसमें स्पेन का बयान है, इसमें स्विट्जरलैंड का बयान है, अलग अलग देशों के बयान हैं और तमाम देश कहते हैं कि हमसे पूछकर आपने इस युद्ध की शुरुआत नहीं की तो फिर हम आपके युद्ध में, इस युद्ध में हम क्यों भागीदार बनने जाएं। एक ये महत्वपूर्ण बात यहां कहते हुए पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन और उसके अलावा इनको यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि हमारी प्राथमिकता हमारा यूनियन है, हमारी प्राथमिकता अमेरिका नहीं है। ये सारी बातें यहां कही जा रही हैं। इसीलिए यहां इन सब बातों को अगर देखते हैं तो आपको साफ समझ में आएगा। और इसके बाद अमेरिका क्या कहता है? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चूंकि नेटो कंट्री हमारी मदद आज की तारीख में नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में हम भी देख लेंगे। ये जो देख लेंगे वाली बात है अमलेंदु जी, ये कहां से आ जाती है और क्यों यहां पर हथियार डालते हुए नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए राजीव जी, कल डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम एक तो स्पष्ट कर दिया कि अब वो हथियार पूरी तरीके से डाल चुके हैं और उनको अब अकेले हॉर्मुज स्ट्रेट जाने में डर लगता है। ये एक तरीके से उन्होंने साफ कह दिया। एक तो उन्होंने जो कल नाटो के देशों को धमकाया और उसके बाद फिर बड़े निराश भी हुए और उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने कहा कि उनके कई जो सहयोगी देश हैं उनसे कहा है कि वे मध्य पूर्व में हॉर्मुज को फिर से खोलने में मदद के लिए रास्ते में हैं, लेकिन कुछ देश जो इस बारे में उत्साहित नहीं थे। ये कल ट्रंप साहब ने कहा और आगे उन्होंने कहा कि मेरे लिए उत्साह का स्तर मायने रखता है। मैंने कहा कि क्या आपका मतलब है कि 40 सालों से हम आपकी रक्षा कर रहे हैं और आप ऐसी किसी चीज़ में शामिल होना नहीं चाहते जो बहुत छोटी सी है? यानी हम नाटो को धमका रहे हैं कि 40 साल से हम आपकी रक्षा कर रहे हैं नाटो के देशों की और आप एक छोटी सी चीज़ जो है हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की, आप उसमें शामिल होना नहीं चाहते हैं। तो ये बड़ी ख़राब बात है। तो यानी अब राजीव जी नाटो देशों को जिनको धमका रहे हैं उनसे ही कह रहे हैं कि हमारे साथ इस जंग में आ जाओ। नाटो के देश कह रहे हैं ये जंग आपकी है, ये जंग हमारी नहीं है, इसको आप निपटिए, आपको जिस तरीके से निपटना है। तो ये ट्रंप साहब बुरी तरीके से हथियार डालते हुए राजीव जी नजर आ रहा है। एक तो दूसरा ये कि कल उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई जब आपने अनाउंस कर ही दिया कि यूएस ने ईरान के सभी माइन बिछाने वाले जहाज़ों को ख़त्म कर दिया है तो यूएस तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से क्यों नहीं खोल सकता? तो ट्रंप साहब ने इसका जो जवाब दिया वो बड़ा मज़ेदार है राजीव जी। और उन्होंने कहा कि हाँ हम खोल सकते हैं, लेकिन टैंगों के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है। जब बड़े सुपर टैंकर आते हैं तो जहाज़ के मालिक कह सकते हैं मुझे थोड़ी देर इंतज़ार करने दो, ये जहाज़ बहुत महंगे होते हैं, इनकी कीमत $2 बिलियन तक हो सकती है, इसलिए वे कोई चांस लेना नहीं चाहते। उन्हें पता होना चाहिए कि यह सेफ़ है ताकि उन्हें यह ना कहना पड़े कि हमें तो यह भी नहीं पता कि उन्होंने माइन बिछाई है या नहीं, लेकिन ये सोचना भी कि उन्होंने बिछाई है लोगों को हिलने से रोकने के लिए काफ़ी है। ये साफ तौर पर ट्रंप साहब कहते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि जहाज जो हैं उनको ट्रंप साहब पर भरोसा नहीं है कि वो सुरक्षित ट्रंप साहब निकाल सकते हैं। तो ये ट्रंप साहब स्वीकार कर रहे हैं कि हथियार डाल चुके हैं और अपने जहाज़ों को जो कॉमर्शियल जहाज हैं उनको ये भरोसा नहीं दिला सकते कि ट्रंप साहब में या अमेरिका में इतनी शक्ति है कि वो हॉर्मुज से सीधे निकाल कर लेकर आ जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कैसे फंसे हुए हैं और उनके बयानों से कैसे ये आपको लगेगा कि कैसे वो हर बार वो कैसे चेंज हो रहे हैं, ये सारी बातें। और इस पर हम लोग कई बार यहां पर इसी मंच से कई बातें कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ खबरें ऐसी जो खबरें आज आ रही हैं और सुबह से ईरान ने फिर से हमला तेज कर दिया है। ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का अब इस्तेमाल कर रहा है, 3री और 4थी पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं उसको। और कल आपने देखा कि सेजिल मिसाइल का भी उसने इस्तेमाल किया। सेजिल के से पहले उसने और भी कई सारी मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है ईरान। और इसके बाद साफ दिखाई दे रहा है कि यूएई से लेकर दूसरे अलग अलग देश जो इसकी रेंज में है, जिसमें अमेरिका ऑलरेडी अपने सैन्य अड्डे बनाकर बैठा हुआ है, उन सैन्य अड्डों पर लगातार ईरान हमला कर रहा है। और इसके साथ ये भी अपील करता है कि हमारा दुश्मन जो है वो देश नहीं है, बल्कि हमारा दुश्मन उस देश में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं वो है। और यूएई, खासकर यूएई की राजधानी आप जानते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पर कल हमला हुआ था। और उसके बाद वहां पर एक फिलिस्तीनी नागरिक की कार पर वो मिसाइल जाकर गिर गई, उसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन दूसरी तरफ कल ही हमला हुआ था इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई के, और वहां तेल टैंकर पर आग लग गई और उसके बाद फिर अफरा तफरी का आलम वहां मच गया और वहां उस एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। लेकिन आज भी ऐसी ही घटना घटी है। आज भी दरअसल सुबह दुबई पर इन्होंने फिर से हमला किया है और अमेरिका के अड्डे पर हमला किया, सैन्य अड्डे पे हमला किया है। और ईरान लगातार इस पे हमला कर रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो कल हमला हुआ था, इसके बाद आज फिर से हमला। और इस हमले के बाद साफ साफ कहा जा रहा है कि
इन देशों के लोगों का कहना है कि हमको बिना वजह यहां घसीटा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। यानी यूएई में जो एहतियातन कदम उठाना चाहिए वो उठा नहीं रहे हैं। एक बात यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जवाबी हमले होंगे, जब ईरान के ऊपर आप हमला करेंगे तो ईरान भी हमला तो करेगा, और अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका भी तो अपने सैन्य अड्डों से ही ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। बिल्कुल राजीव जी, और कल फिर दोबारा जो है सैयद अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने फिर स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई आप अपने देशों से हमले रोकिए, ये जो अमेरिका हमला कर रहा है हमें मजबूर होना पड़ेगा कि हम इन पर हमले करें, चूंकि आपके यहाँ से हमले हो रहे हैं। तो इसलिए ये हमले जो हम कर रहे हैं आपके यहाँ जो हो रहे हैं, तो ये हम आपके ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं, चूंकि आपकी जिन जगहों से हमले हो रहे हैं उन जगहों पर हमले कर रहे हैं। इसमें अगर आपके नागरिकों की जान माल की क्षति होती है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये आप अमेरिका से कहिए, वो आपके यहाँ से हमले कर रहा है तो हम ये आप पे हमले कर रहे हैं, तो हम ये अमेरिका के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये साफ तौर पर सैयद अब्बास अरागची ने कल फिर दोबारा से राजीव जी इस बात को स्पष्ट किया है। इधर अबू धाबी में राजीव जी एक व्यक्ति की मौत हो गई है और मिसाइल के मलबे की चपेट में आने से मौत हुई, और जो अमीरात का मीडिया कार्यालय है उसने जानकारी दी कि मृतक जो है वो पाकिस्तानी नागरिक था। अभी ये खबर आ रही है। ये आज फिर एक मौत हुई है, आप जो कह रहे हैं ये आज फिर मौत हुई है। जरा ये बता दूं, कल भी एक मौत हुई थी अबू धाबी आप जानते हैं यूएई की राजधानी है। कल फिलिस्तीनी नागरिक की हुई थी, आज जो है वो पाकिस्तानी की हुई है। और आप जानते हैं अमीरात में, यानी यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, माफी चाहूंगा, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में काफी हिंदुस्तानी हैं और काफी पाकिस्तानी भी हैं। पाकिस्तानी ज्यादा हैं, और वहां पर अभी भी कुछ दिन पहले भी मौत हुई थी, कुछ पाकिस्तानी और कुछ इंडियन घायल हो गए थे। लेकिन आज ये खबर आ रही है कि एक पाकिस्तानी की मौत हुई है, और वो भी मिसाइल के मलबे के गिरने के कारण इंटरसेप्ट किया जाता है। जब मिसाइलें उधर से दागी जाती हैं, ईरान की तरफ से दागी जाती हैं, तो अब ये मलबा जो गिरता है उसकी चपेट में आने से एक की मौत हो गई। कल एक मिसाइल एक कार पर जाकर गिर गई, और उस कार में सवार एक इंसान जो था वहां पे जो ड्राइव कर रहा था उसकी मौत हो गई, और फिर आज ये मौत की खबर आ रही है। तो और लगातार ये हमला जो है वो ज्यादातर हम देख रहे हैं यूएई के ऊपर। पहले बहरीन के ऊपर कर रहा था ईरान, अब यूएई के ऊपर कर रहा है। आखिर क्यों? यूएई और सऊदी के ऊपर, दोनों जगह, चूंकि इन दोनों जगह राजीव जी इनके बेड़े हैं अमेरिका के, उनके ऊपर हमले कर रहा है, और यहीं से सबसे ज्यादा हमले जो है वो हो रहे हैं। और राजीव जी बहरीन तो प्रस्ताव लेकर गया ही था, हालांकि कतर ने बीच में कहा था कि हम अपने अड्डों का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन वहाँ से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हमले इन्हीं के ऊपर किए जा रहे हैं, चूँकि यहाँ जो है एक तरह से कहा जाए कि अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व, और जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी अमेरिका का लगाया हुआ है। तो सबसे पहले ईरान ने इनके एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज़ किया, उसको तबाह कर दिया 5 दिन के अंदर, और उसके बाद फिर अब ये सीधे सीधे अमेरिका के बेसिस पर हमला कर रहा है। वो जो अब्राहम लिंकन, जिसकी बड़ा जोर शोर से तारीफ की जा रही थी, ढोल पीट रहे थे ट्रंप साहब, वो लौट गया है राजीव जी। और यूएस का जो सेंट्रल कमांड है उसने स्वीकार कर लिया है कि जो अमेरिका के बेसिस पे हमले हुए ईरान में, उसमें 200 से ज़्यादा सैनिक घायल हैं। ये अभी स्वीकार कर लिया कि 200 सैनिक अमेरिका के घायल हैं। अब उसमें कितने गंभीर घायल हैं ये सब नहीं बताया है, लेकिन ये बताया कि 200 घायल हैं। कितनों की जान जा चुकी है, वो 7 को स्वीकार कर चुका है, और 6 को वो बता चुका है कि वो जो मार गिराया था फ्यूल टैंकर, उसमें फ्यूल जो भरने वाला जहाज है, 6 की जान उसमें गई है। तो ये वहाँ से वो मतलब स्वीकार कर रहा है कि अब उसका ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा है। इधर जो इजराइल की स्वास्थ्य मंत्रालय है राजीव जी, उसने स्वीकार किया है कि पिछले 24 घंटों में 76 जो हैं उसके नागरिक और उसके सैनिक जो है वो घायल हुए, अस्पतालों में भर्ती हैं ईरान के हमलों में। और ईरान ने अपनी 57वीं लहर जो है वो फिर से उसने यूएई, दुबई, कतर और इजराइल के ऊपर भेजी है, और उसमें उसने तगड़े हमले जो किए हैं, और इसमें ड्रोन और उसकी जो मध्यम रेंज की मिसाइल हैं अभी उसका उसने इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच अभी जब हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं आपके बीच, हम न्यूज रूम से ब्रेकिंग न्यूज लेके आ रहे हैं, जो साथी बाद में जुड़े हैं आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं एक बार फिर। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है उधर बहरीन से भी। अभी कह रहा था मैं कि पिछले दिनों बहरीन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था ईरान, लेकिन अब बहरीन पर फिर से, आज इस वक्त फिर से बहरीन पर हमला कर रहा है ईरान, और दूसरी तरफ यूएई पे हमला कर रहा है। अभी 3 अलग अलग मिसाइलें यूएई पे दागी हैं, ईरान की तरफ से गई हैं, और बहरीन पे भी 2 से 3 मिसाइलें दागी गई हैं। तो लगातार आज सुबह से ईरान ने एक अलग लहर की शुरुआत कर दी है, और उस लहर में दिखाई दे रहा है कि बहरीन
बहरीन और यूएई और कतर और दूसरे जो जहां जहां अमेरिकी बेस है, अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, इराक के ऊपर भी, इराक में भी जो बगदाद में जो एयरबेस है इनका अमेरिका का, उस पर भी हमला बोला है। तो ईरान आज बहुत तेज गति से चल रहा है, यह दिखाई दे रहा है, बहुत तेज गति से लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जैसे जैसे ये रमजान का महीना आगे खत्म होने की ओर है, ईद का त्योहार आने को है, शायद ऐसा लग रहा है जैसे कि ईरान चाहता है कि ईद से पहले इस जंग को खत्म कर दिया जाए, जीत लिया जाए इस जंग को, शायद ये सोच रहा होगा। लेकिन यहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो बैकफुट पे नजर आते हैं उनको, और जब तक ईरान ये भी कहता है कि अपनी तरफ से हम सीज फायर नहीं करेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि युद्ध चले। दो बातें कह रहे हैं, हम युद्ध में किसी कोई हताहत हो और युद्ध चले, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से खत्म नहीं करेंगे, लेकिन हम युद्ध भी नहीं चाहते हैं, ईरान का कहना है, मगर हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए, हमको वो गारंटी मिलनी चाहिए कि दोबारा हमारे ऊपर युद्ध नहीं थोपा जाएगा। तो ये सारी बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज यूएई में जो अलग अलग बेस है, अबू धाबी में, यूएई में अबू धाबी और दुबई, खासकर इन दो जगहों पे लगातार, बगदाद में भी किया है, उधर इराक बगदाद में बोल ही रहा, बिल्कुल बगदाद में किया है, जो बगदाद में जो अमेरिका का दूतावास उस पर फिर से हमला किया है और उसमें क्षति काफी ज्यादा हुई है। इधर राजीव जी, जो इनका एक कैरियर जहाज था, जो जहाज युद्धपोत था जो जहाजों को लेकर चलता था, वो क्या आर गेराल्ड, उस पर इतना ज़बरदस्त ईरान ने हमला किया कि 30 घंटे में उसमें आग बुझा पाए हैं और पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। कपड़े धोने तक की वहाँ जगह नहीं मिल रही है उसके नाविकों को, ये खबर आ रही है। तो यानी ज़बरदस्त तरीके से उसने, ईरान ने अमेरिका का नुकसान कर दिया और इसीलिए ट्रम्प साहब जो घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक जिस नाटो को गरिया रहे थे, दुत्कार रहे थे, अब उससे ही कह रहे हैं कि आप मदद करिए। बिल्कुल, यहाँ जियोलॉजिकली समझना होगा, अगर भूगोल वहाँ का देखना होगा, समझना होगा। दोस्तों, आप जानते हैं अमेरिका अगर इस युद्ध में है तो अमेरिका कैसे है? अमेरिका ने अपने युद्धपोत को भेज रखा है, मरीन को वहां पर लगा रखा है, और इसके अलावा अमेरिका जो अपने बेस उन्होंने बनाए हुए हैं, अमेरिकी सैन्य अड्डे जो बने हुए हैं, उन सबके जरिए ईरान पर हमला बोलकर ईरान को खत्म करने की वो कोशिश में था। लेकिन ईरान यहां पर एक साथ, ईरान की जो तैयारियां हैं वो जबरदस्त तैयारी दिखाई दे रही है। एक साथ वो कई अलग अलग देशों के अलग अलग सैन्य अड्डों पे, यानी वहां अमेरिकी सैन्य अड्डों पे वो हमला लगातार कर रहा है। कल थोड़ा सा ये हमला ईरान की तरफ से थोड़ा कम था, और उसमें भी जो कल लेकिन सेजिल का इस्तेमाल उन्होंने किया था, सेजिल जो डांसिंग मिसाइल कहते हैं उसको, वो उस मिसाइल का इस्तेमाल किया था ईरान ने। लेकिन आज सुबह से फिर ईरान ने जो हमला तेज कर दिया है, उसमें बहरीन है, उसमें इराक है, जिसमें बगदाद इराक की राजधानी, वहां पे हमला अमेरिकी बेस पे। इधर अबू धाबी जो यूएई की राजधानी है, वहां पे इस बीच देखिए ईरान को लेकर नेतन्याहू का एक बड़ा बयान आ गया है। नेतन्याहू आप जानते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ईरान के लोगों के लिए नेतन्याहू ने जारी किया संदेश, ईरान के लोगों, ईरानियों के लिए संदेश, अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। अच्छाई जो है बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। नेतन्याहू के ऑफिस से जारी किया गया है एक वीडियो। इस वीडियो में ये तस्वीर, ये मैसेज, ये पैगाम दिया गया है। तो नेतन्याहू ने ईरान के लोगों के लिए, ईरान के लिए ये मैसेज देने का मतलब क्या है, इस पे भी हम आएंगे। लेकिन पहले इस ब्रेकिंग को देखिए, अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। लेकिन पहले आइए जरा इस वीडियो को भी देख लेते हैं। वीडियो में क्या कह रहे हैं नेतन्याहू आप जानते हैं इजराइल के पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, और दुनिया में एक अपराधी के तौर पर देखा जाता है इस इंसान को, क्योंकि घोषित तौर पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसे अपराधी घोषित किया हुआ है, और इसके साथ साथ अपने देश में तो यह अपराधी है ही, और इसीलिए, लेकिन इन सबके साथ एक अपराध इसने और भी किया कि इसने सीधे सीधे बम्बार्डिंग की, मिसाइल दागे, और एक साथ कई लोगों को, और सबसे बड़ी बात कि बच्चियों के स्कूल पर इन लोगों ने जो हमला बोला था, और वो हमला बहुत ही खतरनाक था, जिसमें 184 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 168 स्कूल स्टूडेंट्स थी, बच्चियां थी, और इसके लिए पूरा का पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इनके खिलाफ हो रखा है, और यहीं से जंग हारते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। लेकिन नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। To the brave people of Iran, I wish you, as I do every year, a happy holiday season beginning with the Festival of Lights. It signifies the age-old belief of the Iranian people that light will triumph over darkness, that good will triumph over evil. This year, this holiday has special meaning. Celebrate it with your friends, your family, your loved ones. I take this opportunity
to wish you a happy Nowruz, a year of freedom, a new beginning of hope to all of you, my dear friends. Nowruz Piruz, Payonde. तो सुन रहे थे अभी आप यहां पे कह रहे हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू बिन्यामिन नेतन्याहू की ईरान के बहादुर लोगों को हर साल की तरह मैं प्रकाश के त्योहार से शुरू होने वाले इस त्योहार की हार्दिक, आज एक्चुअली नवरोज है, आप जानते हैं फारसियों का ये बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। नवरोज त्योहार जो है वो बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। इसको नए साल का यहां से जो फारसी कैलेंडर है उसकी शुरुआत होती है। अच्छा, और जो फारसी धर्म है वो भी ईरान से ही उसकी उत्पत्ति है, हाँ, तो इसलिए उसका बहुत ज्यादा महत्व है। और वहाँ राजीव जी अभी भी फारसी धर्म के लोग जो हैं 1% के आसपास उनकी लगभग आबादी है। काफी जो लोग थे सदियों पहले ही वहाँ से माइग्रेट कर गए थे, भारत भी आए। तो राहुल गांधी के जो दादा थे फिरोज गांधी साहब, वो लोग वहीं से थे मूल रूप से। तो ये एक वहाँ है और अभी भी वो लोग उसी तरीके से पारंपरिक वेशभूषा में रहते हैं, पारंपरिक अपने सब त्यौहार मनाते हैं। और तमाम जो ब्लॉगर्स हैं राजीव जी, वो जाते हैं, वो जाकर के वहाँ दिखाते हैं किस तरीके से पारसियों के वहाँ गाँव के गाँव, बस्तियों की बस्तियाँ जो हैं वो पूरे पारंपरिक तरीके से ही रहते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो नवरोज का त्यौहार जो मनाया जाता है और वो आज और उसका मैसेज, उसका पैगाम दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। यहाँ नेतन्याहू यानी ईरानी लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान के बहादुर लोगों को हर साल की तरह मैं प्रकाश के त्योहार से शुरू होने वाले इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये ईरानी लोगों के उस प्राचीन विश्वास का प्रतीक है कि प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा, अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। ये बात कह रहे हैं, अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। ये संदेश दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। अब ये बेंजामिन नेतन्याहू ओरिजिनल हैं कि डुप्लीकेट हैं, ये आपको तय करना है। लेकिन जो मैसेज आया है, वो मैसेज, जो पैगाम है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है यहां पे कि जिस वक्त यहां ये पूछा जा रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू कहां हैं, वहां बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो यहां ईरान के लोगों को मैसेज दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि इस प्रकाश के त्योहार पर अच्छाई पर बुराई की जीत हो, बुराई पर अच्छाई की जीत हो, ये बता रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण मैसेज, लेकिन इस मैसेज के बीच यहां पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान। और ईरान का ये जो हमले हैं, ये हमले यूएई पे, बहरीन पे, इराक पर, उधर कतर पे, कुवैत पर, इन तमाम अलग अलग देशों के जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, उन अड्डों पे। लेकिन इन सब के बीच जो अमलिंदु जी कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बता रहे थे कि कैसे यहां से दो महत्वपूर्ण युद्धपोत, जिसमें से एक अब्राहम लिंकन को तो यह हटा चुका है, वहां से निकाल चुका, दूसरा जो आर्गेराल्ड है उसको भी अब हटाने की तैयारी में अमेरिका लगा हुआ है। लेकिन लगातार उस पर भी मिसाइलें दागी गई और इन सब की तस्वीरें जारी की हैं चाइना ने। चाइना का जो सैटेलाइट सिस्टम उसका है और वो काफी, जैसे आप जान रहे हैं कि काफी यहां पर 4K है और इसमें हर चीजें एक डॉट्स तक दिखाई देती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जीपीएस सिस्टम बनाम चाइना का सिस्टम जो बाइडू है, वो इन दोनों सिस्टम की तुलना भी खूब हो रही है पूरी दुनिया में। लेकिन इन सब के बीच दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन जो है वो यहां अमेरिका को ठेंगा दिखाता हुआ नजर आता है। बिल्कुल राजीव, यूरोपीय यूनियन ठेंगा दिखाते हुए नजर आता है। और यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के विदेश मंत्रियों की कल बैठक हुई और उनकी जो प्रतिनिधि हैं काजा कलास, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ट्रंप से अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमको धमकाने का प्रयास मत कीजिए, ये लड़ाई आपकी है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं और आपके इस अवांछित युद्ध में यूरोप भागीदार नहीं बनेगा, साफ तौर पर यह कह दिया गया। और हम होर्मुज में अपने युद्धपोत नहीं भेजेंगे किसी भी हाल में, ये आप अच्छे तरीके से समझिए, चूंकि ये जंग आपकी है, आप जाने, आपका काम जाने, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, ये साफ तौर पर कह दिया। इधर राजीव जी, जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ट्रंप और अमेरिका जो है वो यूरोप को रूस से अलग करने में कामयाब हो गया और इसका खमियाजा अब जो है वो यूरोप भुगत रहा है, चाहे वो गैस की कीमतों के बारे में हो, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे सुरक्षा के मामले को लेकर हो। चूंकि रूस से यूरोप को कभी कोई खतरा सुरक्षा के तौर पर नहीं था और अब वो खतरे जो है यूरोप को रूस से और रूस को यूरोप से खतरे ये साफ तौर पर दिखाई आ रहे हैं। इधर एक और बात है राजीव जी, अब ट्रंप साहब हथियार तो डाल ही रहे हैं, अब ये भी मान रहे हैं कि ईरान जो है एक महान राष्ट्र है। और ट्रंप साहब ने जो कहा है राजीव जी, उन्होंने कहा है कि ईरान एक महान शक्ति वाला राष्ट्र है, बेहद शक्तिशाली, किसी ने भी खाड़ी देशों पर उनके हमले की उम्मीद नहीं की थी, उनके इस हमले में हम सब हैरान रह गए।
ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे यानी स्वीकार कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये है। जरा बाइट सुन लेते हैं इसी बात की जो आप बता रहे हैं। ये बाइट सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी कि आज महान राष्ट्र बता रहे हैं, जिस राष्ट्र में रेजिम चेंज करने की बात कर रहे थे, जिस राष्ट्र को बहुत ही तुच्छ समझते थे, उस राष्ट्र को आज महान कैसे समझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनकी जुबानी सुनिए। Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, you know, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. They had thousands of drones. They were making drones and missiles all over the place. We've knocked out most of those factories. I mean, now they're sending out 2 or 3 missiles. Now, you know, they've still got some. They might have 8% left. But mostly they've been eliminated. They've been terminated by what we did and what Israel did too. Yeah. तो सुन लिया आपने, यहां साफ साफ कह रहे हैं कि इतना महान राष्ट्र हो गया है ईरान, और वो एक साथ तमाम देशों पे, यूएई के ऊपर, बहरीन के ऊपर, कुवैत के ऊपर, कतर के ऊपर, ओमान के ऊपर, इराक के ऊपर, सबके ऊपर हमला कर रहा है, सऊदी अरब के ऊपर हमला कर रहा है। ये इतना महान राष्ट्र हमने तो कल्पना नहीं की थी। और यहां पर साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप ये बातें कहते हुए, उनकी जुबानी आप सुन रहे थे, ये एआई नहीं है, ये ओरिजिनल उन्हीं की बात है, उन्हीं की जुबानी आपको हम सुना रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूं कि वो एआई है कि क्या है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है ये ओरिजिनल है, ये दिखाई देते हैं। और इन सब में इतनी बड़ी बात ये कह रहे हैं, ये जो हम लोग शुरुआत से लिख रहे हैं कि यहां डोनाल्ड ट्रंप कैसे पिछड़ गए हैं, कैसे हथियार डालने के लिए तैयार हैं, ये उसकी एक क्या भूमिका देखी जाए। बिल्कुल राजीव जी, उसी की भूमिका है। पहले जिस तरीके से नाटो को धमकाना कि हॉर्मुज को, भाई पहले तो आप रिजीम चेंज करने के लिए आए थे कि रिजीम चेंज करेंगे, अब रिजीम चेंज करते करते अब आप आ गए कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट ही खोल दे ईरान, कम से कम इसी पर समझौता हो जाए। यानी आप गिरा एक तरीके से ईरान के सामने, और फिर अब आपका ये कहना है कि महान राष्ट्र उसने सब पर हमले किए, ये साफ तो समझ में आ गया। राजीव जी, ईरान का विदेश मंत्रालय का ही टीवी चैनल है SNN, उसके साथ कल अब्बास अराक्ची का एक इंटरव्यू है, उस में उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप अमेरिका के साथ युद्ध विराम की मांग क्यों नहीं करते। तो इस पर अब्बास अराक्ची ने 2 जवाब दिए, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम उन्हें ऐसा कड़क सबक सिखाना चाहते हैं कि दुश्मन फिर कभी इराक पर हमला करने के बारे में सोचे भी नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब हम कहते हैं कि हमें युद्ध विराम नहीं चाहिए। इस बीच एक ब्रेकिंग खबर आपके सामने लेके हम आ रहे हैं। निलंबन रद्द करने का प्रस्ताव हुआ पारित। यहां एक तरफ उधर बैकफुट पे डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो बैकफुट पे यहां मोदी सरकार दिखाई दे रही है। लोकसभा में जो 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था लोकसभा से, उन 8 सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। यह एक बड़ी खबर आ रही है। इधर सीधे लोकसभा से, अपने देश की लोकसभा की बात मैं कर रहा हूं, संसद की बात कर रहा हूं, वहां से ये एक बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि 8 लोगों का जो निलंबन हुआ था, 8 सांसदों का निलंबन हुआ था इस लोकसभा में ही, और खासकर बजट सत्र के पहले चरण में वो हुआ था। उसके बाद वो लगातार वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे, रोजाना वहां बैठते थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता जाकर उनके साथ चाय पीते थे, चुस्कियां लेते थे। लेकिन अब इनका निलंबन रद्द हो गया है। तो एक बड़ी खबर यहां से आ रही है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं ईरान से, और ईरान की तरफ बढ़ते हैं। और ईरान में जो कुछ चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे सीधे कह रहे हैं कि ईरान बहुत महान राष्ट्र है, ईरान बहुत बड़ा राष्ट्र है, महान राष्ट्र है। तो क्या ईरान को अब अपना तमगा पहनाने वाले हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि चलो भाई अब तुमको मैंने मान लिया महान, अब अपनी महानता मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को किनारे रखता हूं और चलते हैं अब ईरान की तरक्की की बात करेंगे और मान लेते हैं कि महाशक्ति ईरान है। क्योंकि अब तो महाशक्ति को हराना मतलब महाशक्ति सीधा, पुराने जमाने में होता क्या था, एक राजा दूसरे राजा को हराता था, दूसरा राजा उसके सामने सरेंडर करता था। और यहां वही दिखाई दे रहा है कि ईरान मोर और लेस हरा चुका है अमेरिका को। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ यहां पे कह रहे हैं कि कभी वो एक साथ वो यूएई पे हमला करता है, एक साथ सऊदी पे हमला करता है, एक साथ वो बहरीन पे करता है, कतर पे करता है, कुवैत पे करता है, ओमान पे करता है हमला, इराक पे हमला करता है, तो इसका मतलब उधर जॉर्डन पे हमला करता है। तो इन तमाम देशों पे हमला करने का मतलब है, और इजराइल तो है ही, इजराइल पे हमला कर रहा है। अब्राहम लिंकन को वापस लेके जाना पड़ता है, आपको आर्गेनाल्ड को वापस लेके जाना पड़ता
है और कई सारे तेल टैंकर्स जो आपके हैं, तेल छावनियां हैं, उसको आप ध्वस्त कर देते हैं। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं यहां डोनाल्ड ट्रंप, और ये अब डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी है, वो मान रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप मान रहे हैं राजीव जी, और इसका देखिए परिणाम क्या होंगे। वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदलेगा, नई विश्व व्यवस्था बनेगी, अमेरिका का दादागिरी का तमगा जो है वो उतरेगा, बिल्ले नोचे जाएंगे दरोगा जी के। ये आप समझिए राजीव जी, यानी अब ये बिल्ले ट्रंप साहब खुद ही नोच रहे हैं, तो एक तरीके से मतलब वर्दी खुद ही उतार रहे हैं दरोगा की, ये समझा जा सकता है। तो अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, और ऐसे में राजीव जी, हालांकि हम लोग शाम को न्यूज़ पॉइंट में जब बैठेंगे तो विश्लेषण न्यूज़ पॉइंट में करेंगे, क्योंकि ये ब्रेकिंग का समय तो यहाँ खबरें दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना कहना, हाँ यहाँ से ब्रेक करना है, लेकिन तोड़ना है, लेकिन यहाँ इतना बताना जरूरी है कि इसके नतीजे क्या होंगे। और जो लोग इजराइल और अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए थे, ईरान के खिलाफ जाकर अपना 70 साल का जो संबंध था भारत का एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे, उसके खिलाफ जाकर जिन्होंने वोट किया, वहां जाकर उनको अब विचार करना पड़ेगा कि क्या है। जो ट्रंप साहब खुद को नहीं बचा पा रहे, जो इजराइल को नहीं बचा पा रहे, वो नए बने इन दोस्तों को कैसे बचाएंगे। ये भी एक चीज हम शाम को इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी बात आप यहां कह रहे हैं कि भारत जो ईरान को छोड़कर इजराइल की तरफ चला गया था, भारत जो ईरान को छोड़कर अमेरिका की तरफ चला गया था, अब वही अमेरिका अगर ईरान को महान बता रहा है, वही अमेरिका के राष्ट्रपति यहां आश्चर्यचकित हैं, कह रहे हैं कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ईरान एक साथ इन तमाम देशों पे हमला करेगा, हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। जब ये बयान है, जरा एक बार उनके बयान को फिर से लाइए, बहुत महत्वपूर्ण बयान यहां, और मुझे लगता है कि बार बार उनके बयान को देखना चाहिए। उस बयान को सुनने के बाद लगता है कि कैसे अपने आप को बादशाह कहने वाला इंसान खुद यहां जमींदोज हो रहा है, और वो साफ यहां दिखाई दे रही है। जरा उनकी जुबानी सुनिए कि कैसे यहां सरेंडर करता हुआ डोनाल्ड ट्रंप दिखाई देता है, देखिए। Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, you know, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. They had thousands of drones. They were making drones and missiles all over the place. We've knocked out most of those factories. I mean, now they're sending out 2 or 3 missiles. Now, you know, they've still got some. They might have. तो सुन रहे थे यहां पे साफ साफ कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कि ये महान देश है और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एक साथ इन तमाम देशों पे हमला करेगा। लेकिन ऐसा चेहरे को देखा आपने, चेहरा देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप? बिल्कुल राजीव जी, चेहरा ऐसा था कि मालूम पड़ा कि अभी रोए कि अभी रोए, बस आंसू निकलने की देर है। और हमारे वाले से मित्रता है इनकी, तो आंसू निकलने में कोई देर भी नहीं लगती है, क्योंकि उसके तो आंसू निकल ही आते हैं, जाने कब कहाँ निकल आते हैं। रोतड़ू तो है ही हमारा वाला, लेकिन ये भी जो है मतलब अब रोने की बिल्कुल तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ वाला जो है रोने का नाटक करता है, लेकिन ये वास्तव में रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं राजीव जी। और ये रोना इनका जो है, ये बड़ी पिटाई जो मतलब होती है उसके बाद जो रोना होता है, उस तरीके का चेहरा ट्रंप साहब का दिखाई पड़ रहा है राजीव जी। तो ये एक तरीके से ये ट्रंप साहब का रोना नहीं है, ये जो दुनिया का दरोगा है अमेरिका, वो रो रहा है राजीव जी, अब ये समझिए। और सबसे बड़ी बात यह कि हथियारों का जो सौदागर है, और राजीव जी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है यहाँ हथियारों की है अमेरिका में, लगभग 2 करोड़ लोग जो है हथियारों की फैक्ट्रीज में काम करते हो। इनके लिए जरूरी है कि हथियार बिकते रहें, तो कहीं ना कहीं युद्ध होते रहें। तो अब सवाल ये कि अगर इस तरीके से इनके युद्धपोत कैरियर जो है वो तबाह हो रहे हैं, इनके फ्यूल टैंकर जो है, जहाज जो है वो तोड़े जा रहे हैं, इनके जेट अगर इस तरीके से गिराए जा रहे हैं, तो इनके हथियार अब खरीदेगा कौन? भारत को भी जो कबाड़ा बेच रहे थे, वो भारत भी क्यों कबाड़ा अब खरीदेगा राजीव जी? ये बड़ा सवाल उठता है कि इनका कबाड़ा जो भारत खरीदने वाला था, वो भारत अब इनके कबाड़े क्यों खरीदेगा? इसलिए कि पाकिस्तान गिरा दे 1 मिनट में, इसलिए तो अब नहीं खरीदेगा। और अगर खरीदेगा तो यहाँ भी सवाल उठेंगे कि आपने क्यों खरीदा इनसे, जब इनकी पिटाई हो रही है, इनके इतने शक्तिशाली जो हैं वो युद्धपोत डुबोए जा रहे हैं छोटे छोटे ड्रोन से, तो इनसे हथियार क्यों खरीदना? ये सवाल राजीव जी अब हो रहे हैं। तो यानी ये सिर्फ ट्रंप नहीं रो रहे हैं, अमेरिका ही नहीं रो रहा है, अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, और पूरा व्यापार जो हथियारों के ऊपर टिका हुआ है वो रो रहा है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये रो क्या कौन रहा है? रो दरअसल वो रो रहे हैं जो व्यापारी हैं, और ये भी ट्रंप भी व्यापारी है। आप जानते हैं ट्रंप से बड़ा व्यापारी कोई नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ डील शब्द का ही इस्तेमाल करता रहा। वो आदमी आज रो रहा है, इसीलिए रो रहा है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ईरान में उसे पटखनी मिलेगी, और ईरान ने पटखनी दे दी है। आज ईरानी जो फारसी कैलेंडर के हिसाब से आज पहला नया साल मनाया जाता है, नवरोज का त्योहार
त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी नवरोज पे उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बधाई दी है ईरान के लोगों को, लेकिन ईरान के लोग नेतन्याहू को कैसा समझते हैं उसकी वानगी आप लोगों ने देख रखी है। जरा उन विजुअल्स को ले आइए स्क्रीन पे जो हम रोजाना दिखाते हैं अपने लोगों को कि कैसे तेहरान से लेकर पूरे ईरान में लोग सड़कों पे हैं और अपने नेता, चाहे वो लारीजानी हो, चाहे अब्बास अरागची हो, चाहे वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, चाहे और भी नेता हो, ये इन सब लोगों के लिए, उन सबसे के साथ सेल्फी लेने के लिए कैसे लोग उमड़ पड़ते हैं। और उसके अलावा ये देखिए, ये इस ढंग के जो फ्लैग लेकर ईरान की का झंडा लेकर जो लोग सड़कों पे निकलते हैं, इन तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप यहां परेशान हो गए। डोनाल्ड ट्रंप यहां से फिर आगे नहीं उठ पाए और पहली पटखनी उनको वहीं मिल गई थी जिस दिन उन्होंने इतनी बड़ी गलती की, और इस बात को सब मान भी रहे हैं। और आज न कल इस बात को अमेरिका को भी मानना पड़ेगा कि लड़कियों के, बच्चों के स्कूल के ऊपर जो आपने हमला किया वो अमानवीय है, और उसके कारण पूरी दुनिया में आपकी जो कहें तो थू-थू हुई है आपके ऊपर। मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जिस ढंग से आपने किया। आपको वहां उसके रिजीम को चेंज करना था, लेकिन आपने हथियार उठाकर जिस ढंग से, और इसके बाद पूरी दुनिया में पूरा का पूरा जो एक सपोर्ट था वो ईरान की तरफ चला गया। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, ये है। और इधर राजीव जी UNHCR है। मतलब एक तो इसका ये हुआ कि जो ट्रंप साहब ने ये किया, इससे पूरा ईरान एकजुट हो गया। और ये बात राजीव जी ये पूरे ईरान में ज़बरदस्त तरीके से है कि ये एपस्टीन क्लास वाले लोग हैं। ये मतलब वहाँ का जो भी विश्लेषक बैठता है वो साफ तौर पर यही कहता है कि ये एपस्टीन क्लास वाले लोग हैं। इनके कुकर्म जो है एपस्टीन फाइल्स में भी हैं, और बच्चियों पर इन्होंने, स्कूल पर इन्होंने जिस तरीके से हमला किया, तो ये भी एपस्टीन क्लास का ही जो है दुष्परिणाम ये सामने देखने को आ रहा है। तो ये राजीव जी एक संदेश गया पूरी दुनिया में, इसकी एक तरीका यह बहुत मुखालिफत हुई, और खुद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ एक ज़बरदस्त माहौल बना। यहाँ तक कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो भी ट्रंप को और अमेरिका को डिफेंड नहीं कर पा रहे कि आपने स्कूल पर हमला क्यों किया, आपने स्कूल पर हमला करके आपने 168 बच्चियों की जान क्यों ली। इसका जवाब ना ट्रंप दे पा रहा है, ना अमेरिका इसका जवाब दे पा रहा है। एक ज़बरदस्त तरीके से हुआ। इधर राजीव जी एक जो UNHCR है, जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है, उसका ये कहना है कि 32 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो ईरान में बेघर हो गए इसके हमले में, अमेरिका और इजराइल को। ये वो भी कह रहा है, ईरान भी कह रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है, वो बड़ी बात ये कि ईरान ने जो हमले किए हैं इजराइल पे और दूसरी जगहों पे, तो वहाँ से विस्थापितों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ईरान से विस्थापितों की संख्या, यानी ईरान छोड़कर कोई नहीं जा रहा है। ये राजीव जी एक बड़ी बात UNHCR कह रहा है। यानी ईरान में 32 लाख लोग विस्थापित हुए लेकिन कोई नहीं जा रहा है। इजराइल से जो लोग विस्थापित हो रहे हैं वो पोलैंड भाग रहे हैं, दूसरे देशों में भाग रहे हैं। और एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ कि पोलैंड में कुछ यहूदी जो थे पहुंचे इजराइल को भाग करके, तो वहाँ पोलैंड वाले लोग जो है उनका विरोध कर रहे हैं कि ये हमारा होमलैंड है, आप यहाँ से वापस जाइए, आप वैसे हम मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते। तो ये परिस्थितियाँ राजवी बन रही हैं। तो ईरान ने ये बता दिया है कि किस तरीके से संघर्ष में टिका जाता है। अपने राष्ट्र के लिए जो मरने और मारने का जज्बा है वो ईरानी लोगों ने दिखा दिया है, और जुल्म के खिलाफ किस तरीके से खड़े होकर जालिम को मजबूर किया जाता है कि वो घुटने टेके, ये ईरान ने सिखा दिया। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर उधर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग चल रही है, आप जानते हैं। उस जंग में भी कल रात को एयर स्ट्राइक किया काबुल के ऊपर पाकिस्तान ने, उसमें काफी क्षति हुई है, काफी हानि हुई है अफगानिस्तान की। भारत ने उसकी निंदा की है, पाकिस्तान के इस हमले की भारत ने निंदा की है, लेकिन भारत ने ईरान पर हमले की निंदा उस समय क्यों नहीं की थी, एक बड़ा सवाल। अभी तक नहीं है राजीव जी उस हमले की निंदा। तो आज 18 दिन हो गए, 18 दिन में मतलब ईरान पर हमले की पाकिस्तान का नाम आया तो फटाफट निंदा कर दी। तो तुरंत निंदा कर दी तुरंत, लेकिन ईरान के मामले में नहीं किया, चूंकि पहले होकर आए थे इजराइल, वहाँ गले मिलकर आए थे। तो गले जो पढ़ के आए थे, तो गले पढ़ने की प्रक्रिया जो है राजीव जी वो किस तरीके से मजबूर कर देती है ये सामने आता है। लेकिन अब तो राजीव जी ये है कि भारत का रुख जो है वो भी अब अमेरिका वाला रुख, इनका नरेंद्र मोदी का जो रुख है वो होता चला जा रहा है। वरना अभी तक नरेंद्र मोदी जो थे गले आकर पड़ते थे ट्रंप के। और लेकिन यहाँ पे एक बहुत जिस ढंग से खिचड़ी नरेंद्र मोदी ने बना दिया है हमारी विदेश नीति की, आप देखिए पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, पाकिस्तान ईरान के साथ भी है, पाकिस्तान चीन के साथ भी है, पाकिस्तान चीन के साथ भी है, और हम किसके साथ है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ट्रंप रोज कहता है कि मैं आपका पॉलिटिकल खत्म कर दूंगा। बिल्कुल।
आप जाके गले पड़ते हैं नेतन्याहू के, और आपको बताता भी नहीं कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, और अगर बताया तो आप बताइए, फिर आपको बता दिया था ऐसा करने जाता है, तो कम से कम जो आपके जो 28 जहाज खड़े हुए थे होर्मुज में, तो आप उनको वहाँ से निकाल लेते, कहते भाई ये जहाज हम अपने निकालने, चूंकि ये रास्ता तो बंद हो जाएगा, सबसे पहले यही बंद होगा, तो हम अपने जहाज निकाल लें, तब तो हमला करना। तो आप ये भी नहीं कर पाए, तो इसका मतलब आपकी कूटनीति रणनीति बुरी तरीके से फेल हुई है। अब आप कितने पढ़े लिखे हैं तो हमें नहीं मालूम कितने पढ़े लिखे हैं और क्या आपकी समझ है ये नहीं मालूम, लेकिन आप बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं, और ये आपको बुद्धि कौन दे रहा है पता नहीं, बुद्धि देने वाले कौन लोग हैं। राजीव जी, इस पूरे प्रकरण में एस जयशंकर क्या करते रहे किसी को पता ही नहीं है। भाई इतना युद्ध हो रहा है, इतनी परिस्थितियां बन रही हैं, पाकिस्तान, अब देखिए आप अब्बास अराक्ची जो हैं वो पाकिस्तान को थैंक यू बोल रहे हैं, भारत को थैंक यू क्यों नहीं बोला गया। हमारा प्रधानमंत्री जो है ईरान के राष्ट्रपति को फ़ोन करता है, हमारा प्रधानमंत्री तो सूचित करता है कि हमने फ़ोन किया वहाँ के राष्ट्रपति को, हमने बातचीत की और कहा कि भाई शांति होनी चाहिए, लेकिन आज तक राजीव जी ईरान के राष्ट्रपति ने ये नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी ने उनको फ़ोन किया। तो आपने अपनी कितनी गिराई है, अपनी, आपकी तो खैर कुछ थी ही नहीं, क्या गिरेगी, लेकिन आपने भारत का मान सम्मान कितना गिराया है, ये राजीव जी एक तरीके से देखा जाए तो देश के साथ विश्वासघाती की श्रेणी में ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। कल फ्रांस के राष्ट्रपति से भी वहां के ईरान के राष्ट्रपति की बातचीत हुई है। पेजेश्कियन ने पूरा ट्वीट किया है क्या क्या बातचीत हुई। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी कल ट्वीट किया था, उन्होंने भी बताया था क्या क्या बात हुई। लेकिन थोड़ा सा ईरान से इतर जरा काबुल ले चलता हूं आप लोगों को, और यहां पाकिस्तान ने काबुल के एक अस्पताल के ऊपर एक कायराना हमला किया है, ये कह सकते हैं, इसीलिए कायराना शब्द, क्योंकि अस्पताल के ऊपर, स्कूलों के ऊपर अगर आप हमला करेंगे तो ये कायराना ही कहलाएगा। आप उनके बेस पे कीजिए, सैन्य अड्डों पे कीजिए, उनको तबाह करना है, लेकिन अगर आप सिविल क्षेत्र में करेंगे, आप जहां नागरिक रहते हैं, जनता रहती है, वहां करेंगे तो ये कायराना हरकत ही कहलाएगी। और ये हरकत पाकिस्तान ने किया है, और इसके कारण यहां पर दोनों देशों के बीच एक जबरदस्त तनाव है। इस तनाव से, क्योंकि एक तरफ आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच तनाव, दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव जो है उधर मिडिल ईस्ट में है ईरान के कारण, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला किया इजराइल ने और अमेरिका ने, और तनाव उधर चीन और ताइवान के बीच में भी है, और तनाव दुनिया के दूसरे देशों में भी है। कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया में अभी आपने सुन लिया था कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के उस समुद्र के किनारे पे, पूर्वी सागर जो है उस किनारे पे 10 मिसाइलें दाग दी थी, लेकिन उसमें भी कोई हताहत या ऐसी कोई बात नहीं आई। लेकिन फिर भी आप उकसावे वाली रणनीति अपनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे, यह दिखाई दे रहा है। तो दुनिया में एक अस्त व्यस्त, एक अलग तरह का माहौल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह जंग जो है वो अलग दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही गलत किया है एक अस्पताल के ऊपर। जैसे इसने ईरान के यहां जो बच्चियों के स्कूल पे हमला हुआ वो भी गलत था, और वैसे ही गलत यहां पर जो है वो पाकिस्तान ने किया है। तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन हमारी निगाहें टिकी हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला भी बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जबरदस्त टेंशन है दोनों देशों के बीच, जबरदस्त तनाव है दोनों देशों के बीच, उस पर निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन निगाहें उधर भी टिकी हुई हैं, ईरान के ऊपर भी, क्योंकि ईरान के बारे में अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो महान देश है जिसने एक साथ कई देशों के ऊपर हमले किए और जवाबी कार्रवाई की, जिसको जवाबी कार्रवाई वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ईरान जरूर कहता है कि जवाबी कार्रवाई की। और इन सब के बीच आखिर क्या कारण है कि ईरान की जनता को इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं वो शुभकामनाएं दे रहे हैं, और शुभकामनाएं, प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आज से शुरू होने वाला जो प्रकाश पर्व है, ये पर्व आप लोगों की जिंदगी में खुशियां लेके आए और साथ साथ अच्छाई की जीत हो, बुराई की हार हो। ये बात अगर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये साफ समझ में आता है कि ईरान की जनता आपके साथ नहीं है, जो सड़कों पे है। लगातार हम लोग वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इस बीच हॉर्मुज पे भी आए तो कैसे यहां पर गोल पोस्ट बदलते हुए दिखाई देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कभी आप हॉर्मुज जाते हैं, कभी तेहरान जाते हैं, कभी बगदाद पहुंच जाते हैं, कभी आप यूएई की, आज यूएई की बात करने लगे, आज महान कहने लगे, आज जबकि 18वां दिन है, 18th डे, और इस बीच पाकिस्तान की खबर तो आ ही रही है। बिल्कुल राजीव जी, पाकिस्तान की खबर इस बीच आ ही रही है, लेकिन ट्रंप साहब जो भूल भुलैया में फंसते हुए चले जा रहे हैं, और ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने मतलब ये इनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ईरान इस तरीके से पलटवार करेगा, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं, और बड़ा महान राष्ट्र है। 18 दिन में ही राजीव जी कमर जो है एक तरीके से टूट गई है अमेरिका की, बुरी तरीके से, ये साफ समझ में आ रहा है। एक तो जितने जो उनके बेस थे खाड़ी देशों में वो सारे तबाह हो गए, युद्धपोत
बैरियर जो आपके थे वो सब तबाह हो गए, तो अब आप हमला करेंगे कहाँ से? अब आप जो कह रहे हैं साहब 5,000 जो हम मरीन अपने सैनिक भेजेंगे, तो वो 5,000 सैनिक जो जाएंगे वो हमला ईरान में घुसेंगे किस रास्ते से? ये भी तो सवाल है कि आपको जमीन चाहिए ना, कि कहाँ जहाँ से आप घुसेंगे वो जमीन आपके पास कौन सी है जहाँ से आप ईरान में अपने 5,000 सैनिक उतारेंगे, और जो जब घुसेंगे तो क्या वो साबित लौट के आएंगे 5,000? तो ये बड़ा सवाल है। इसका मतलब कि अब वहाँ से बैक होना शुरू कर दिया। और आज जो नेतन्याहू जो ये राजीव जी जारी कर रहा है नवरोज़ के अवसर पर अपना शुभकामना संदेश, ये एक तरीके से माफ़ीनामा जो है वो आप समझ सकते हैं कि बैक हो रहे हैं अब नेतन्याहू भी, चूँकि समझ में आ गया है कि अब इजराइल की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो रही है, और चूँकि अब जो सीधे सीधे हमले कर रहा है ईरान, वो जो इनका मिलिट्री स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर ही सीधे सीधे हमले कर रहा है ताकि इनकी पूरी कमर तोड़ी जा सके। एयर डिफेंस सिस्टम उसने पहले इनका तबाह कर दिया, अब उसने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उन पे और जो मिलिट्री के इनके बेसिस हैं उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। तो बुरी तरीके से अब घबराए हुए ट्रंप और नेतन्याहू दोनों नजर आ रहे हैं। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी हम बयान दिखा रहे थे, उसी में डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की पीसी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए, ढेर सारे सवाल पूछे गए। कुछ सवाल ऐसे पूछे गए, कुछ सवाल जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से पूछे गए, और वहां पर पीटर डूसी जो पत्रकार हैं उन्होंने एक सवाल पूछा कि राष्ट्रपति ट्रंप, आपके सलाहकार आपको आयतुल्लाह के बेटे नए सर्वोच्च नेता के बारे में क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और वो आपको उनके बारे में क्या बता रहे हैं आपके सलाहकार? क्योंकि यहां सलाहकार की बात खूब आ रही है, और सलाहकार जो हैं इनको सही सलाह नहीं दिए, ये खबर भी आ रही है। तो जब ये सवाल पूछा गया कि नए जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जो हैं उनके बारे में आपके सलाहकार क्या बता रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिर्फ वो ही नहीं, आप लोग भी यही बता रहे हैं। मेरा मतलब है बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी मौत हो गई है। पीटर, हमें नहीं पता कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि किसी ने भी उन्हें देखा नहीं है, जो कि असामान्य है। ये बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसके बाद जब जेडी वेंस से एक सवाल पूछा गया, जेडी वेंस से जो सवाल किया गया वो भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण यहां पे हो जाता है, क्योंकि जेडी वेंस से कहा गया कि पूछा गया कि इस पूरे मामले में आप क्या कह रहे हैं। तो इस पर जेडी वेंस ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्रशासन के सदस्यों के बीच, मेरे और राष्ट्रपति के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि मेरे और राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप के बीच फूट डालने की कोशिश वो पत्रकार से कह रहे हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने यानी ट्रंप ने 2015 से लगातार यही कहा है, और मैं उनसे सहमत हूं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि हम सभी, चाहे आप डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, को सफलता और अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इन सब की सफलता और सैनिकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, यही मेरा दृष्टिकोण है। इसे यथासंभव सफल बनाएं। इसके बाद एक सवाल और भी किया गया यहां पे। ये सवाल इसलिए पढ़ के बता रहा हूं क्योंकि एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन महत्वपूर्ण है यहां पे कुछ कुछ सवालों को आप तक रखना, इसलिए क्योंकि इससे इस जंग के बारे में, इस युद्ध के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि अमेरिका किस दिशा में लेके जाना चाहता है इस जंग को। और जो हम लोग लिख रहे हैं कि यहां से कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है यहां एक और नए जंग की तैयारी तो हो ही रही है, लेकिन नई जंग की तैयारी के साथ साथ ट्रंप कैसे हथियार डाल चुके हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर सवाल पूछा गया, तो आपके पिछले बयानों को देखते हुए मौजूदा ऑपरेशन को लेकर, यानी जो ईरान में चल रहा है उसको लेकर आपको कोई झिझक नहीं है? विदेशी हस्तक्षेप के प्रति आपकी शंका को देखते हुए आप पहले आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध की आलोचक रहे हैं और आप खुद यहां पे हमला कर रहे हैं। इस पर इन्होंने कहा कि खैर, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि हमारे पास एक समझदार राष्ट्रपति है, जबकि अतीत में हमारे पास नासमझ राष्ट्रपति रहे हैं, और मुझे राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा है कि वो पूरा काम करेंगे, अमेरिकी जनता के लिए अच्छा काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि अतीत की गलतियों को न दोहराई जाए। यानी साफ साफ यहां पर थोड़ा सा मक्खन लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि यही जेडी वेंस हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मैं खुल के बोलूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी, जेल जाना पड़े। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण यह आ जाता है कि चूंकि दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों साथ साथ हैं, और वैसे में राष्ट्रपति की थोड़ी सी यहां पर तारीफ करना भी जरूरी है। तो जेडी वेंस अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बात जो निकल के आ रही है अमलेंदु जी, वो ये कि अमेरिका यहां से कहीं ना कहीं अपना इस
हाथ पीछे करना चाह रहा है, और वो पीछे कैसे करे, पीछे कैसे हटे, ये दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आपको भी लगता है? हाँ बिल्कुल राजीव जी, ये समझ में नहीं आ रहा है ईरान को कि अब इससे बाहर कैसे निकला जाए। यानी राजीव जी, वो चक्रव्यूह जो है उसमें घुसना तो आसान था, उसमें घुस गए चक्रव्यूह में, लेकिन निकलने का रास्ता जो है वो ट्रम्प साहब को जूझ नहीं रहा है। तो सारे दरवाजों पर जाते हैं और हर दरवाजे से एक तरह से काजा पिट कर लौट कर आ जाते हैं कि सारे दरवाजे बंद हैं। तो ट्रम्प के लिए राजीव जी इस युद्ध में सारे दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं, ये बात अब एकदम स्पष्ट होती चली जा रही है। और ट्रम्प साहब अब कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस रास्ते से बाहर निकला जाए, कौन उनकी बाहर निकलने में मदद करे। हमारा विश्वगुरु है, वो तो मदद करने के लायक रहा ही नहीं, क्योंकि अगर मदद कर ईरान से संभाल के रखता तो मदद कर भी सकता था हमारा विश्वगुरु, लेकिन हमारे विश्वगुरु ने तो खुद ही जो है अपनी खराब कर ली स्थिति। तो अब इनकी मदद कौन करे, सवाल ये है। तो अब कभी पुतिन को फ़ोन करते हैं, कभी किसी को फ़ोन करते हैं, कभी नाटो को धमकाते हैं, कभी कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ ईरान से। अब एक खबर और उड़ाई गई कि जो विटकॉफ है इनके, कि उनको साहब अरागची ने जो है वो संदेश दिया कि सीज फायर कर दिया जाए। अरागची ने कहा कि मेरी उनसे 3 महीने से बात नहीं हुई है। और ये सिर्फ जो है ऑयल ट्रेडर्स जो हैं उनको भरमाने के लिए इस तरीके की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं ताकि तेल के दाम नहीं बढ़ें। और ये टेक्निक है राजीव जी कि तेल के दाम नहीं बढ़ने पाए तो ऑयल ट्रेडर्स जो हैं उनको लगे कि मामला खत्म होने वाला है और युद्ध जो है। चलिए जरा अरागची के बयान को देख लेते हैं, अरागची के बयान को देखते हैं, फिर चर्चा आगे करेंगे, बढ़ाएंगे, और बहुत कुछ है जानना। जरा ग्राफिकली बयान देख लेते हैं क्या है, स्क्रीन पर ले आइए, उसको देखते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है कि अरागची भी वही बात कह रहे हैं, राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी वही बात कह रहे हैं, तमाम वहाँ के लीडर जो हैं वही बात कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लीडर्स दूसरी बातें क्यों कर रहे हैं। और ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति अब महान बता रहे हैं ईरान को, यह सबसे बड़ी चीज है। सैयद अब्बास अरागची विदेश मंत्री ईरान के कह रहे हैं कि जब अमेरिकी युद्ध सचिव कोई दया नहीं की घोषणा करते हैं तो वो शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, वो नैतिक दिवालियापन और सशस्त्र संघर्ष के कानून के बारे में अज्ञानता दर्शाते हैं। हम उन्हें हेग कन्वेंशन और आईसीसी के रोम कानून की समीक्षा करने की सलाह देते हैं, अन्यथा वो नेतन्याहू की तरह युद्ध अपराधी बनने की आशंका रखते हैं या आकांक्षा रखते हैं, माफी चाहूंगा। इसके आगे, विटकॉफ से मेरा आखिरी संपर्क उनके नियोक्ता द्वारा ईरान पर एक और अवैध सैन्य हमले के जरिए कूटनीति को खत्म करने के फैसले से पहले हुआ था। इसके विपरीत कोई भी दावा तेल व्यापारियों और आम जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है। ये साफ साफ यहां कहा गया है। अरागची जो बात कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे इसलिए हो जाती है बात, क्योंकि अरागची साफ साफ कह रहे हैं कि आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं वो दिशा हमारी नहीं है, लेकिन हमको आप जबरदस्ती खींच के लेके आए हैं और इस दिशा से आप खुद भटके हुए नजर आ रहे हैं, भटक गए हैं, ये नजर आ रहा है। अरागची लगातार अपनी बात रखते हुए क्या कुछ, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल राजीव जी, अरागची बिल्कुल एकदम स्पष्ट करते जा रहे हैं कि ईरान की नीति एकदम स्पष्ट है, नो सीज फायर, ये बार बार जो है कहा जा रहा है। और तमाम ईरान के जितने भी राजीव जी कहा जाए मुख्य पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सबके बयान यही आ रहे हैं कि हम लड़ेंगे, 10 साल तक लड़ेंगे, 20 साल तक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक कि आपको हम तबाह नहीं कर देते, तब तक हम आपसे लड़ते रहेंगे। ये सारे बयान एक तरफ से एक स्पष्ट तौर पर आ रहे हैं। और ये अरागची का बयान जो साफ तौर पर यानी उन्होंने बता दिया है जो तेल के व्यापारी हैं उनको भी कि तेल के दाम कम मत करना, कि ट्रंप की बातों में आकर वार रुकने वाली नहीं है, जंग रुकने वाली नहीं है। तेल के वैसे 50% से ज़्यादा भंडार जो अमेरिका के हैं और खाड़ी देशों के हैं वो नष्ट कर दिए हैं ईरान ने, तो इसलिए और हॉर्मुज़ से निकलने नहीं देंगे। तो ये संकट गहराएगा, तो ये एक संकेत भी दे दिया राजीव जी। और ये जब संकट गहराएगा तो अमेरिका में जनता सड़कों पर उतरेगी और ट्रंप के लिए मुसीबत वहाँ खड़ी हो जाएगी। तो ट्रंप के लिए हर तरीके से ईरान एक नई मुसीबत खड़ा करता चला जा रहा है, सैन्य मोर्चे पर भी, कूटनीतिक मोर्चे पर भी, और कहा जाए कि जो अमेरिका की घरेलू राजनीति है उसमें भी ट्रंप के लिए वो मुसीबतें खड़ा करता चला जा रहा है। इधर जो जिस तरीके से वहाँ से बयान आ रहे हैं, अब ईरानी संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालीबफ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने युद्ध को एक लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए तैयार कर लिया है, हमारे पास मिसाइलों और ड्रोनों का पर्याप्त भंडार है। और वो आगे जो कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो कह रहे हैं कि और चूंकि ये तकनीक हमने अपने देश में ही विकसित की है, इसलिए हमारे पास इन्हें बनाने की क्षमता भी है, और वह भी दुश्मन के इंटरसेप्टर की तुलना में कहीं कम लागत पर। और यही बात राजीव जी हम लोग शुरू से बता रहे हैं कि उसने अपने बहुत कम लागत वाले ड्रोन और मिसाइल से इनके इंटरसेप्टर जो अरबों अरबों डॉलर के थे वो उसने ध्वस्त कर दिए।
ज़बरदस्त तरीके से आर्थिक तौर पर भी इनको नुकसान पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात ये